गुंजन घर की लाडली थी और हर माँ बाप की तरह उसके पेरेंट्स ने भी अपनी इकलौती संतान की शादी खूब धूमधाम से की। गुंजन अंगद से शादी करके अपने ससुराल आ गई थी और उसकी पहली रात भी काफी खूबसूरत गुजरी। अगली सुबह नाश्ते के बाद अंगद ने गुंजन से कहा, गुंजन, हमारी एक खानदानी परंपरा है, आज तुम्हारा पहला दिन है, तो उस परंपरा को पूरा करने का यही सही समय है। कौन सी परंपरा अंगद? गुंजन बेटा, परंपरा ये है कि शादी के पहले दिन शाम के टाइम नई दुल्हन को पीपल के पेड़ वाले देवता को भोग लगाना होता है और ये काम करते टाइम दुल्हन अकेली होनी चाहिए, कोई उसके साथ नहीं जा सकता, वरना परंपरा में विघ्न पड़ता है। जी माँ जी, आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूंगी। ये सुनकर अंगद और पल्लवी दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट झलक आई। शाम ठीक 7 बजे गुंजन घर से निकली। उसकी आंखों से ओझल होने के ठीक बाद ही अंगद ने किसी मोहित नाम के लड़के को कॉल लगाया। वो यहां से निकल चुकी है, तू तैयार है ना? यार अंगद, थोड़ी देर हो जाएगी यार, मैं बस पहुंचने ही वाला हूं। उसे यहां से जाते हुए सभी लोगों ने देखा है, यही ठीक मौका है, जल्दी से वहां पर पहुंच, समझा? इस तरफ गुंजन जंगल की तरफ तेज तेज कदम बढ़ा रही थी। जंगल से आती जानवरों की आवाजें उसे काफी हद तक डराने में कामयाब हो रही थी। बड़ी अजीब रस्म है, बस इसको पूरा कर दूं और भगवान मुझे सही सलामत घर वापस पहुंचा दे। अब कुछ ही दूरी पर गुंजन को एक बड़ा सा पीपल का पेड़ नजर आया। शुक्र है मिल गया। उसे इस बात की खबर तक नहीं थी कि कोई और भी इसी समय पर उसे घूर रहा है। पेड़ की डाली पर एक सुहागन बनी औरत बैठी अपने पैरों को हिला रही थी। गुंजन को जैसे ही उसकी पाजेब की छन छन सुनाई दी, उसने नजरें उठाकर देखा। उसका भयंकर रूप देखकर उसकी चीख निकल पड़ी। इस तरह ये आवाज दूर से आ रहे मोहित के कानों में गूंजी। अबे, अभी तो मैं उसके पास पहुंचा भी नहीं, फिर ये ऐसे कैसे चिल्ला रही है? मोहित अब तेज कदमों से उस तरफ भागा। उसने देखा कि पेड़ के पास गुंजन एकदम ठीक ठाक खड़ी है। आप ठीक तो हैं? जी हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर गुंजन मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। मोहित अपने मुंह ही मुंह में बुदबुदाया, अब तक तो ठीक ठाक थी, लेकिन अब नहीं रहने वाली। ऐसा कहकर मोहित ने अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और उसे लेकर गुंजन की तरफ भागा। जैसे ही गुंजन ने उसकी आंखों में देखा, मोहित खौफजदा हो गया और उल्टे कदम बढ़ाते हुए वो जमीन पर गिर गया। तभी एक जोरों की चीख फिजा में गूंजी और फिर गुंजन छम छम करती हुई वहां से चली गई। अब उसी पेड़ की एक डाली पर मोहित की लाश लटकी थी, जिससे लाल लाल खून नीचे टपक रहा था। पता नहीं इस मोहित ने अपना काम किया कि नहीं, वो तो फोन भी नहीं उठा रहा। तभी उसे पाजेब की छन छन सुनाई दी। उसने देखा कि गुंजन वापस घर की तरफ आ रही है। मैंने पीपल देवता को भोग लगा दिया है। ऐसा कहकर अपने कमरे में चली गई। ये मैंने किस आदमी को काम दे दिया, उससे एक औरत नहीं मारी गई। शिट! गुंजन अपने कमरे की हर एक चीज, हर एक दीवार को गौर से देख रही थी और उसके चेहरे पर खुशी नजर आ रही थी। यही तो मेरा आखिरी सपना था, अपने ससुराल में रहूं और वो सभी सुख उठा सकूं जो एक सुहागन को नसीब होते हैं। रात को जब अंगद अपने कमरे में पहुंचा तो गुंजन दुल्हन बनी हुई बेड पर बैठी थी। क्या बात है, हमारी सुहागरात तो कल हो चुकी है ना, फिर आज दोबारा तुम दुल्हन कैसे बनी बैठी हो? मेरे लिए तो हमारी सुहागरात आज ही है। सुबह के टाइम गुंजन और अंगद अभी सो ही रहे थे कि जोर जोर से अंगद की बहन सृष्टि दरवाजा पीटने लगी। ये सुनकर वो दोनों ही उठ गए और गुंजन ने दरवाजा खोला। भाभी, आपको जरा भी तमीज नहीं है,
कि जॉइंट फैमिली में कैसे रहा जाता है। क्या हुआ सृष्टि? जॉइंट फैमिली में इस टाइम बहुएं नाश्ता बनाना शुरू कर देती हैं और आप तो अभी तक गधे बेचकर सो रही हैं। ये सुनकर गुंजन चुपचाप किचन में चली गई। भैया, आपके उस किलर से तो कुछ नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ इसको किचन के अंदर ही खत्म कर दूं। सबको यही लगेगा कि किचन में काम करते समय जलकर मर गई। ये सही आइडिया है। मैं अकेले ही इसको ठिकाने लगा दूंगी। राजेश, पल्लवी और अंगद तीनों घर से बाहर निकल गए। अब सृष्टि किचन की तरफ चली गई। वहां जाकर उसने देखा कि गैस पर रखी कढ़ाई में तेल खौल रहा है। वो दबे पांव गुंजन के पीछे गई और एक ही झटके में उसने गुंजन की चुटियां पकड़कर उसका मुंह खौलते हुए तेल में दे दिया। गुंजन कढ़ाई से अपना मुंह निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सृष्टि ने पूरी ताकत से उसकी चोटी पकड़ी हुई थी। अब आएगा तुझे मजा। अब तू खत्म हो जाएगी और तेरे सारे दहेज और जेवरों पर हमारा हक हो जाएगा। कुछ ही देर में गुंजन ने छटपटाना बंद कर दिया। अब सृष्टि ने उसे छोड़ दिया और गुंजन ने अपना मुंह कढ़ाई से निकाला। ये कैसे हुआ? सृष्टि ने देखा कि गुंजन का मुंह पूरी तरह सलामत है और उसके चेहरे से उबलता हुआ तेल टपक रहा है, लेकिन वो उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा। तुम लोग दहेज के लालच में बहू को घर लाए थे ना? अब देख ये बहू कैसे तुझे माला माल करती है। ऐसा कहकर उसका मुंह कढ़ाई में दे दिया। सृष्टि का मुंह कढ़ाई के तेल में तल रहा था और गुंजन खड़ी हंस रही थी। गुंजन की आंखें इस समय लाल लाल चमक रही थी। अब सृष्टि का चेहरा भी जल भुनकर बदसूरत हो चुका था और वो खत्म भी हो गई थी। गुंजन ने उसको छोड़ा तो वो जमीन पर गिर पड़ी। मेरी ननद जी, ये क्या हो गया है आपको? गुंजन की चीख सुनकर सभी पड़ोसी और बाकी परिवार वाले घर के अंदर पहुंचे। सृष्टि की मौत का खौफनाक मंजर देखकर सभी की रूह कांप उठी। सृष्टि, ये कैसे हुआ? ननद जी से मैं कह रही थी कि ये काम मैं कर लूंगी। इन्होंने मुझे घी का डब्बा लेने स्टोर रूम में भेजा था और जब मैं वापस आई तो। ये कहकर गुंजन फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अंगद और उसके माँ बाप को गुंजन पर भरोसा नहीं हो रहा था। अब इसी तरह दिन गुजरे, हफ्ते बीते और अब पूर्णमासी की रात आ गई। आज गुंजन ने अंगद को जल्द ही कमरे में बुला लिया और फिर उसे सुलाकर कमरे से बाहर निकली। अपने कमरे में पल्लवी अभी भी गुंजन को मारने के बारे में ही सोच रही थी। पता नहीं क्या खाकर आई है ये, कमबख्त मरती ही नहीं। तभी उसे बाहर का मेन डोर खुलने की आवाज आई। इस समय मेन डोर पर कौन हो सकता है? पल्लवी ने हल्का सा दरवाजा खोलकर देखा तो वो गुंजन ही थी जो कि घर से बाहर निकली थी। ये गुंजन इतनी रात में जंगल क्यों जा रही है? अब पल्लवी भी दबे पांव उसका पीछा करने लगी। वो चुपचाप गुंजन का पीछा करती रही। गुंजन जाकर उसी पीपल के पेड़ के पास रुकी जहां उसने भोग लगाया था। उस पेड़ के ऊपर कई सारे कौवे उड़ रहे थे। ये भयानक मंजर देखकर पल्लवी के डर का ठिकाना नहीं रहा और वो तेजी से घर की तरफ भागी। पल्लवी भागी भागी अपने घर पहुंची। वो सीधा अपने कमरे में गई और बेड पर ढेर हो गई और पल्लवी को बहुत तेज बुखार हो गया था। सुबह पल्लवी को डॉक्टर देखने के लिए आया, लेकिन इस समय गुंजन उसके सामने थी तो वो चुप ही रही। राजेश और अंगद पहली बार पल्लवी को इतना डरा हुआ देख रहे थे, इसीलिए वो हैरान थे। जब गुंजन नहाने के लिए बाथरूम में गई तो पल्लवी ने अंगद को सब कुछ बता दिया। माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? गुंजन तो एक सीधी सादी लड़की थी, वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो अब कोई तांत्रिक ही बता सकता है कि ये आखिर कौन है।
अब अंगद ने राजेश को पल्लवी के पास छोड़ा और खुद एक तांत्रिक के पास पहुंचा। नए दुल्हन शादी के बाद 3 दिन के अंदर किसी पीपल के पेड़ के पास से गुजरी थी क्या? हाँ, शादी की दूसरी शाम वो जंगल गई थी। जरूर उस पेड़ पर कोई शंखचूड़नी बैठी होगी। शंखचूड़नी? ये क्या होती है? जिस लड़की की खास शादी के दिन अकाल मृत्यु हो जाती है, उसकी आत्मा शंखचूड़नी के रूप में पीपल के पेड़ के आसपास भटकती है, और अगर उनको कोई सुहागन लड़की दिख जाए तो वो उस लड़की को कैद करके उसका रूप लेकर उसके घर में शादीशुदा लड़की का सुख भोगने के लिए आ जाती हैं। इसका मतलब है कि वो मेरी बीवी नहीं, उसके रूप में कोई शंखचूड़नी है। तो असली गुंजन कहां पर होगी और मुझे शंखचूड़नी से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये सुनकर बाबा ने बताया कि उसे आगे क्या करना है। रात के समय जब गुंजन सो रही थी, तब पल्लवी ने हल्दी की कुछ जड़ें आग पर सेक ली। जड़ों के जलने की वजह से एक धुआं निकलने लगा। उसके बाद पल्लवी ने उन जड़ों को एक प्लेट में रखा। फिर उसने उस प्लेट को अंगद को पकड़ा दिया। अब अंगद, पल्लवी और राजेश तीनों डरते डरते शंखचूड़नी के पास पहुंचे। अंगद ने प्लेट ठीक उसकी नाक के पास लाकर पकड़े रखी। उन जड़ों से निकलते धुएं से वो अचानक से जाग उठी और ना जाने कैसे उसके धुएं से वो डरने लगी। वो चीखती चिल्लाती पागलों की तरह घर से भाग निकली। अंगद भी हाथ में प्लेट लिए तेजी से उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वो जंगल में उसी पेड़ के पास जाकर रुकी, लेकिन अंगद उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। आखिरकार शंखचूड़नी ने एक मंत्र पढ़ा और वो उस पेड़ के अंदर समा गई। तभी चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। कुछ देर ऐसे ही रहने के बाद जब धुआं खत्म हुआ तो अंगद को असली गुंजन पेड़ के पास खड़ी नजर आई। गुंजन, तुम ठीक हो? गुंजन ने डरते डरते अपनी आंखें खोली। अंगद, वो बहुत भयानक थी। उसने मुझे इस पेड़ के अंदर कैद करके रखा था। मुझे डर था कि कहीं वो आपको और माँ को कोई नुकसान न पहुंचा दे। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक हो। गुंजन के मुंह से ये शब्द सुनकर अंगद और पल्लवी को अपने ही नाम पर शर्म आने लगी और उसे मारने का प्लान उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया। राजीव, राहुल, एंडी, निधि और नैना पांचों कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज की छुट्टियों के दौरान पांचों कार में बैठकर बेला पहाड़ी के जंगल में घूमने का प्रोग्राम बना रहे थे। सुना है बेला पहाड़ी के जंगल शापित हैं। ये सब बकवास है यार। हर बात बकवास नहीं होती राजीव। तू तो वैसे भी फट्टू है, डरपोक कहीं का। अब बहस बंद करो यार और चलो बेला पहाड़ी ही चलते हैं। सुना है वहाँ किसी किन्नर की आत्मा घूमती है। नैना के इतना बोलते ही राजीव ने कार को फुल रफ्तार से बेला पहाड़ी के जंगल की ओर दौड़ा दिया और कुछ ही घंटों में वो सब बेला पहाड़ी के घने जंगल में पहुंच गए। रात हो चुकी थी। उन सब ने घने जंगल में अपना तंबू गाड़ दिया, मगर एंडी को वहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो चुपचाप रात में उन्हें बगैर बताए वहाँ से चला गया कि अचानक आधी रात में निधि की चीख से राहुल और नैना घबराकर बाहर निकल गए, मगर सामने राहुल की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखकर राजीव और नैना के हाथ पैर फूल गए। ये सब कैसे हुआ निधि? राहुल को किसने मारा? राहुल और मैं टेंट में बातें कर रहे थे कि तभी राहुल को आभास हुआ कि जैसे कोई बाहर से अंदर झांक रहा हो। राहुल टेंट के बाहर निकल गया। कुछ देर बाद राहुल की घुटी हुई आवाज सुनकर जब मैं बाहर आई तो क्या निधि, आगे बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने देखा राहुल की लाश पेड़ पर टंगी हुई थी और एक बेहद भयानक जले हुए चेहरे वाली किन्नर राहुल का मांस खा रही थी। अचानक वो धुआं बनकर मेरी नजरों से ओझल हो गई। इसका मतलब इस जगह के बारे में बेला नाम के किन्नर की आत्मा की अफवाहें मशहूर हैं और ये सब सही है।
तुम किन अफवाहों की बात कर रहे हो राजीव? ये सब बताने का भी वक्त नहीं है नैना। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। हम यहाँ पर अब और नहीं रुक सकते। हम सबकी जान को खतरा है। लेकिन एंडी, वो इस वक्त कहाँ है? तभी अचानक देखते ही देखते बहुत तेज हवा चलने लगी और कुछ ही देर में उस हवा ने एक तूफान का रूप ले लिया। तभी आसमान में तेज आवाज में गड़गड़ाहट होने लगी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि उनके दिल दहल कर रह गए। कुछ ही पलों में अचानक तूफान थम गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। उन चारों की आंखें दहशत के मारे फटी की फटी रह गई, क्योंकि वो खून की बारिश हो रही थी। भागो यहाँ से! इतना कहकर नैना ने भागने के लिए अपने कदम बढ़ाए ही थे कि चारों तरफ अजीब सी आवाजों का शोर बरपा हो गया। ऐसा लगता था मानो बहुत से किन्नर चीखते हुए उनकी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तभी नैना को सामने एक भयानक काला साया दिखाई देने लगा, जो रात के अंधेरे में बेहद भयानक लग रहा था। देखते ही देखते वो भयानक साया नैना के करीब आकर खड़ा हो गया। नैना ने देखा कि वो करीब 6 फुट की औरत थी, जिसने साड़ी पहन रखी थी। कौन हो तुम? बेला। भयानक चेहरा देखकर नैना और सभी के मुंह से जोरदार चीख निकल गई। वो एक किन्नर था जिसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। नैना को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि उसके पैर जमीन पर जम गए हो। अचानक उसने नैना की गर्दन अपने हाथों से दबोच ली और एक ही झटके में उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। नैना की दिल दहला देने वाली चीख वहां पर गूंज गई। कुछ ही पल में उस भयानक बला ने राजीव और निधि के साथ भी वही किया। दोनों की दिल दहला देने वाली चीख से सारा जंगल सिहर उठा। उधर एंडी को चलते चलते अचानक बहुत पुराना महल दिखाई दिया। वो उस महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। एंडी ने देखा कि वो एक साधु था। वहाँ मत जाओ बेटा। कौन है आप? मैं एक तपस्वी हूँ। तभी एंडी के कानों में उसके सारे दोस्तों की दिल दहला देने वाली चीखें सुनाई दी। ये तो मेरे दोस्तों की चीखने की आवाज है। लगता है वो सब मुसीबत में हैं। ये क्या हो रहा है? कोई फायदा नहीं बेटा। उनकी चीखें बता रही हैं कि बेला ने अपना शिकार बना लिया है उन लोगों को। अब वहाँ जाना बेकार है बेटा। लेकिन मेरे सारे दोस्त मुसीबत में हैं बाबा। मैं उन सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? इस वक्त अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ही होगा। तभी उन दोनों के कानों में एक किन्नर की भयानक आवाज गूंजी। ये बेला की आवाज है। ये बेला कौन है? और इसके बारे में मैंने कई कहानियां सुनी है और जहाँ तक मुझे पता है उसी के नाम से इस पहाड़ी का नाम बेला पहाड़ी रखा है। वो कहानियां झूठी नहीं है बेटा। बहुत सालों पहले ये इलाका राजा संग्राम सिंह के राज्य में आता था। कहते हैं कि उस जमाने में बेला नाम का बड़ा सुंदर किन्नर रहता था, जो राजा संग्राम सिंह का महल का बेहद वफादार था। वो राजा के महल में बेल के फूल लाने और ले जाने का काम किया करता था। राजा संग्राम सिंह ने उसकी वफादारी से प्रभावित होकर इस पहाड़ी का नाम उसी के नाम पर रख दिया। राजा संग्राम सिंह की पत्नी बेहद सुंदर थी। उसने अपनी पत्नी की देखरेख के लिए भी बेला किन्नर को रखा हुआ था। संग्राम सिंह की पत्नी दिल ही दिल में बेला को पसंद करने लगी थी। ये क्या कह रहे हैं आप? एक स्त्री एक किन्नर को कैसे पसंद कर सकती है? बेला बहुत सुंदर किन्नर था और प्यार जाति लिंग ये सब नहीं देखता। बेला भी संग्राम सिंह की पत्नी से प्यार करने लगा था और एक दिन संग्राम सिंह अचानक जब अपनी पत्नी के कमरे में घुसे तो उसने बेला और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक अवस्था में पाया। ये देखकर संग्राम सिंह गुस्से से आग बबूला हो गए। उसने रात को बेला को इसी जंगल में लाकर जिंदा जलवा दिया। मगर वो काली अमावस की रात थी। उसकी आत्मा आज भी इस इलाके में भटकती है। वो जब भी किसी लड़के और लड़की को साथ में देखता है तो वो उनका प्यार पूरा होने से पहले ही
उन्हें बेदर्दी से मार देता है। लेकिन बाबा, उसे खत्म करने का कोई तो तरीका होगा। एक तरीका है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उस महल को देख रहे हो ना तुम? कहते हैं जब भी कोई साधारण मनुष्य उस महल में दिखाई देता है तो उस वक्त उस महल में वही घटना बार बार चल रही होती है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। मतलब ये समय का चक्र है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त उस महल में वही घटना चल रही है? हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति जिसने किसी स्त्री को स्पर्श ना किया हो, अगर वो समय की पूर्णावति के दौरान इस महल में प्रवेश करके बेला को मार दे तो बेला खत्म हो जाएगा। तो फिर मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने किसी स्त्री को आज तक स्पर्श नहीं किया। तो फिर देर मत करो, जल्दी जाओ, क्योंकि इसके बाद ये पुनरावृत्ति कितने साल बाद होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। एंडी तुरंत उस महल के अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक कमरे में एक बेहद सुंदर किन्नर और एक बेहद सुंदर स्त्री एक दूसरे के आलिंगन में समाये हुए थे। एंडी समझ गया कि वो बेला ही है। एंडी बगैर देरी किए हुए उसके पास पहुंच गया। अपने पास एक अजनबी को देखकर बेला ने चौंक कर कहा, कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। इतना कहकर एंडी ने उस चाकू से बेला की गर्दन काट दी। बेला की गर्दन काटते ही एंडी को सब कुछ घूमता हुआ सा महसूस हुआ और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। आँख खुलने पर उसने अपने आप को उसी जगह में पाया, लेकिन वहाँ कोई साधु मौजूद नहीं था। एंडी भागता हुआ उसी जगह पर पहुँच गया जहाँ पर उसके दोस्त थे, मगर उसने देखा कि उसके चारों दोस्तों की लाशें पेड़ पर टंगी हुई थी। सुबह की सूरज की पहली किरण फूट पड़ी थी। एंडी उदास मन से उस जंगल से चला गया। वो समझ गया था कि बेला का अंत हो चुका था।